क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन हमने क्या देखा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण हमने क्या देखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी में जीवन के लिए जरूरी है ना, एक अच्छा इफेक्ट है, लेकिन ये कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, है ना, जहां ज्यादा हो जाए हर चीज की वहां वो हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो अगर इन गैसों का, इन ग्रीन हाउस गैसों का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तब क्या हो सकता है, पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो सकता है, और उसी कंडीशन को हम कह रहे हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के वही ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसके सोल्यूशन पर भी बात की, और इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोल्यूशन अपनाए जा रहे हैं, जो कंट्रोल एंड मेजर्स हैं, वही आपके हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कॉप के रूप में, ठीक है। तो हमने कॉप की शुरुआत कहाँ से देखी, यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ। कब हुआ यूएनएफसीसीसी, कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन पर जितना कम कार्बन एमिशन करेंगे उतना ज्यादा उनको क्या दिया जाएगा, कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा उसके बदले, है ना। तो इसमें मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल लेके बताए थे, टेस्ला एप्पल वाला, ये आ गया था कैसे होता है। और उसी कार्बन क्रेडिट को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल के बाद से। इसके बाद एक हम देखेंगे कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स इस शब्द का मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल इसमें भी लेके बताती हूँ, जैसे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हाँ कोल बर्निंग से होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कोयले की माइनिंग की जाती है, नीचे से कोयला निकाला जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो कोयले के टुकड़े होते हैं उसको क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद कोयले को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जलाने के बाद बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है, ठीक है। उससे क्या निकलता है, स्टीम निकलता है। उस स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन घूमता है, टरबाइन का कनेक्शन होता है जनरेटर से, जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से हम लोग अगर देखें इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, कोल बर्निंग से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है कोल का, ठीक है, कोयले को बर्न करने से। और कोल बर्न करने से आप लोगों को पता है क्या निकलता है, हाँ, यानी कि कार्बन एमिशन होता है। तो हर वो प्रोडक्ट जिस पर कार्बन एमिशन हो उस पर क्या लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, जिससे कि कार्बन का एमिशन उस देश में कम से कम हो, क्योंकि फिर इस प्रोडक्ट का यूज ही कम होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टैक्स इस पर ज्यादा लगाया जाएगा, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या किया जा सकता है, उन देशों में कार्बन के एमिशन को लिमिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये आया कॉन्सेप्ट समझ में। अलग अलग देशों में, ये एग्जाम्पल इंडिया का लेके बता रही हूँ, उस टाइम पे तो ये किन देशों में लागू हुआ था, डेवलप्ड नेशन में, ठीक है। तो जो विकसित देश है मान लीजिए, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही है, ठीक है। अब कोल्स में एमिशन किसका होता है, कार्बन का। तो हर वो प्रोडक्ट जिसमें कार्बन का एमिशन होगा उस पर क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा, और उसी टैक्स का नाम क्या होगा, कार्बन टैक्स होगा, जिससे वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगा है, लोग इसको कम से कम यूज करेंगे, जिसकी वजह से कोल का उपयोग कम होगा, और धीरे धीरे इसका कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढ लिया जाएगा, और कोल का उपयोग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जिससे कि कार्बन एमिशन क्या होगा, कम होगा। यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कार्बन टैक्स, मतलब कि कार्बन एमिशन करने वाले प्रोडक्ट पर क्या लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए। इसी टैक्स का नाम क्या है, कार्बन टैक्स है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल के बाद निकल कर आया, ठीक है। एक है आपका सीडीएम, इसका फुल फॉर्म लिखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, देखो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है मैं बताती हूँ।
जैसे कि मान लीजिए इसमें भी हम दो देशों का एग्जाम्पल लेते हैं, एक है आपका यूएसए, एक आपका इंडिया ले लेते हैं। अब ये क्या है, डेवलप्ड नेशन है और ये डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। अब टारगेट जो है वो बड़ा किसको दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में, डेवलप्ड नेशन को, यानी कि यूएसए को दिया गया है, ठीक है। अब यूएसए को ये कहा गया है कि आप अपने यहाँ पर ऐसा कुछ कीजिए कि आप कम से कम कार्बन एमिशन करो, कार्बन का उत्सर्जन आपके यहाँ पर बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आपको 2008 से 12 के बीच में जो हमने टारगेट दिया है उस टारगेट को फुलफिल करना है। ये किसको कहा गया है, यूएसए को। लेकिन यूएसए है चालू, ठीक है। अब यूएसए अपना घाटा तो नहीं करेगा भाई, वो कार्बन एमिशन कम करेगा, उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, इंडस्ट्रीज बंद होगी तो इकोनॉमिक लॉस होगा बहुत बड़ा, और इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस यूएसए नहीं झेल सकता। तो ये जो विकसित देश हैं, इन लोगों ने दिमाग लगाया, इन लोगों ने एक आइडिया लगाया और इन्होंने क्या किया, यूएसए ने कहा ठीक है हम करेंगे, आपकी बात मानते हैं, और इन्होंने इंडिया से बात की, ठीक है। इंडिया से बात की, इन्होंने कहा कि आप लोग ये चाहते हो कि हम आपके यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाएं, हम खर्चे करेंगे सारे, हमारा पैसा होगा, हम पूरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी मशीनरी, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा खर्चा हमारा होगा, वो एनर्जी भी आप ही यूज़ करो, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, हम आपको क्या कर रहे हैं एज अ सर्विस, या फिर हम आपको एज अ फ्रेंड आपको ये क्या कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है, यूएसए कह रहा है किसको, इंडिया को, ठीक है। इंडिया मान जाएगा, ठीक है भाई क्या घाटा है इसमें, है ना, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े लैंड पड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है गुजरात में आओ आप, गुजरात का कच्छ वाला एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया हम आपको देते हैं, वहाँ पर लगा दो सोलर पैनल, ठीक है। यूएसए ने खर्चा वर्चा किया और बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल लगा दिए। अब वहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, इसमें किसी भी टाइप के कार्बन का कोई एमिशन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप के ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लीन एनर्जी है पूरी तरीके से। तो अब यूएसए ने लगा दिया इंडिया में, है ना। इंडिया में ये जो एनर्जी बन रही है क्लीन एनर्जी, ये किसके खाते में जाएगी, यूएसए के खाते में। यूज इसको यूएसए नहीं करेगा, लेकिन जाकर कॉप की मीटिंग में कहेगा कि हमने इतनी क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की है इस साल में। ये बात आई समझ में, है ना। यही कहलाता है क्या, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यानी कि विकसित देश विकासशील देशों में जाएंगे, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर लगा देंगे क्या, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी सोर्सेस है, जैसे कि आपके सोलर पैनल है, विंड एनर्जी के लिए विंड मिल वगैरह है, वो सब वहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे, और उससे जो भी क्लीन एनर्जी निकलेगी, जो भी स्वच्छ ऊर्जा वहाँ से निकलेगी, उस ऊर्जा पर अधिकार विकासशील देश का होगा, लेकिन नाम किसका होगा, विकसित देश का। यही कहलाता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इससे यूएसए को क्या फायदा होगा, जब ये अगली कॉप की मीटिंग में जाएगा तो यूएसए कह सकता है भाई हमने इतनी क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की है, इतने गीगावाट, इतने मेगावाट, देखिए आप, ठीक है। और साथ में यूएसए को इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगा, इसका अपना जो भी चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दिमाग लगाया था विकसित देशों ने। विकासशील देश भी खुश, भाई यूएसए ने इतनी बड़ी मदद की हमको, क्लीन एनर्जी दी, ऊपर से सोलर पैनल लगाए अपने खर्चे पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से विकसित देशों ने ये अल्टरनेट निकाला अपने लिए, आपके ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से बचने के लिए, ठीक है, इस आरोप से निपटने के लिए। तो यही कहलाता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यह है समझ में क्या है। फिर एक है आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ठीक है। यूएसए ये भी विकसित देश है और ये दोनों विकसित देश है, ठीक है। अब दो विकसित देश आपस में इन लोगों ने दिमाग लगाया कि काम करते हैं, हम लोग अपने यहाँ पर कार्बन एमिशन तो नहीं रोक सकते,
क्योंकि हम अगर कार्बन एमिशन रोकेंगे तो हमारी फैक्ट्रीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। तो आप मेरे यहाँ पे सोलर पैनल लगा दो, मैं आपके यहाँ पे सोलर पैनल लगा देता हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो मेरे खाते में जाएगी और मेरे यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपके खाते में जाएगी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जॉइंट इंप्लीमेंट किया। किस चीज़ को जॉइंट इंप्लीमेंट किया, जो टारगेट दिया गया था उसके लिए जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसको जॉइंट इंप्लीमेंट किया, इसीलिए इसको कहा गया जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। विकसित देश, अगर विकसित देशों के यहाँ पर क्लीन एनर्जी के सोर्सेस वहां पर लगा दें तो उसे कहा जाएगा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। अगर डेवलप्ड कंट्री के यहाँ पर लगाए तो, और अगर डेवलप्ड कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री के यहाँ पर अगर कोई क्लीन एनर्जी के सोर्सेज जाकर लगाए तो उसे क्या कहा जाएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। है दोनों सेम। आया समझ में, कंफ्यूजन है? देखो, उनको क्या एनर्जी चाहिए, उनको एनर्जी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ क्या चाहिए, इंटरनेशनल जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कॉप की बैठक हो रही है, वहां पर वो ये बता सके कि ठीक है हमने इतना कार्बन एमिशन किया लेकिन उसके बदले इतनी क्लीन एनर्जी भी तो प्रोड्यूस की, इस देश को इतना फायदा पहुंचाया हमने। तो अपना पत्ता साफ करने के लिए, मतलब पाप करो लेकिन साथ में पुण्य भी करो उसको कवर करने के लिए, कुछ ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ये अपने यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, कार्बन एमिशन को रोक नहीं सकते, तो उसका इन्होंने एक अल्टरनेट निकाला है, ठीक है। वैसे क्योटो प्रोटोकॉल आगे जाके फेल हो जाता है क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों को ये अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है। आगे जाके क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल नहीं होता है ना। ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये कोई अप्लाई नहीं करता अपने देश में, कौन, डेवलप्ड नेशन, ठीक है। हाँ देखो ये ऐसा रीजन है, यूएसए जो है वो ये कहेगा कॉप की बैठक में जाकर कि हमने अपने यहाँ पर तो किया लेकिन दूसरे देश को फायदा पहुंचाया। उससे क्या हुआ, दूसरे देश में क्लीन एनर्जी जनरेट हुई और साथ में क्या हुआ, इन्होंने उस एनर्जी का यूज भी किया। तो दूसरे देशों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं और दूसरे देशों को हेल्प भी कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए लोग आपस में एक दूसरे के देशों में क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के सोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ देखो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, जरूरत किसी को नहीं है, डेवलप नेशन को जरूरत नहीं है। ये लोग क्या एनर्जी गेन करने के लिए लगा रहे हैं क्या, नहीं। इन लोगों को क्या, ये डेवलप नेशन है, इतने बड़े बड़े देश हैं, कुछ मेगावाट कुछ गीगावाट अगर एनर्जी बन भी जाती है तो इनको कितना फायदा होता होगा। आ रही बात समझ में? इनके लिए तो ये कुछ नहीं है, एकदम टुच्ची सी चीज है। 1 गीगावाट 10 गीगावाट अगर एनर्जी 100 गीगावाट भी एनर्जी बन जा रही, एक एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ी बात नहीं है इन देशों के लिए, डेवलप नेशन के लिए। तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए, इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तो क्या ये एनर्जी लेने के लिए ये काम कर रहे हैं क्या? अगर इनका टारगेट होता कि इनसे इनको एनर्जी गेन करनी है, ये बहुत बड़ा सोर्स, तो ये अपने देश में लगाते। इनको सिर्फ नाम कमाना है। जितने इंटरनेशनल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें जाकर अपना जो इन्होंने जितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है, ठीक है, उसको क्या करना है, वाइट वॉश करना है, ठीक है, अपने ऊपर लगे हुए उस धब्बे को हटाना है। उसके लिए ये काम कर रहे हैं। इनको एनर्जी से कोई मतलब नहीं, इनको फायदे से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या करना है, अपनी इमेज क्लीन करनी है। इमेज क्लीन करने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब चीज समझ में आई? वही बात है। देखो, मैं यही बार बार बता रही हूँ कि जैसे यूएसए है ना, इसने अपने ही देश में लगा लिया, खुद को फायदा पहुंचा लिया, तो भाई ये कैसे सर्विस दे रहा है दूसरों को, कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, कैसे ये महान बनेगा? खुद के देश में एनर्जी लगा लिया, खुद उसको यूज कर लिया, तो ये कैसे महान कैसे बना? हाँ, वो नहीं करेगा ना, क्योंकि 4 सोलर पैनल या 1 एकड़ 2 एकड़ में सोलर पैनल जितनी एनर्जी निकालेगी उससे कई गुना ज्यादा कोल से एनर्जी निकलती, कई गुना ज्यादा, और बहुत इजीली और बहुत कम उस पर खर्चा किए बिना, बहुत इजीली।
तो वो ये क्यों करेगा, वो क्यों सोलर पैनल लगा के अपने आप को लॉस में डालेगा कम एनर्जी प्रोड्यूस करके? इस चीज को समझो। कोल से जितनी एनर्जी निकलती है, थोड़े से कोल से, कम टेक्नोलॉजी, कम उसमें खर्चा किए जितनी एनर्जी निकल जाती है, उससे कई गुना कम एनर्जी निकलती है सोलर एनर्जी। समझ रहे हो ना? सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना, बल्क में प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। हम लोग उसको बोलते भले हैं। कितना यूज हो रहा है बताओ? कौन सा देश जो है वो सोलर एनर्जी से अपने पूरे देश को रन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा इंडस्ट्री रन हो रही है सोलर एनर्जी से। कौन सा देश है दुनिया में? है कोई देश? न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। फ्रांस जो है अपने यहाँ की 70% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है, वो अलग चीज है। बट सोलर या विंड एनर्जी से इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा नहीं बन सकती है जिससे कि पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री रन हो सके। इस बात को समझो। उसके लिए कोल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यूएसए जो है, मान लो हर जगह इसने क्या किया, कोल माइनिंग पूरी तरीके से बंद कर दी। कहीं भी नहीं हो रही है कोल माइनिंग यूएसए में, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या लगे हुए हैं? सोलर पैनल लगे हुए हैं, विंड मिल लगे हुए हैं, इसी से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। क्या यूएसए डेवलप नेशन है? वो क्या अपनी पूरी फैक्ट्रीज को, अपनी पूरी इंडस्ट्रीज को, अपनी इकोनॉमी को क्या सोलर एनर्जी के दम पे क्या कर सकता है, रन कर सकता है क्या? और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, इनके यहाँ पर सोलर एनर्जी के इतने बड़े पॉसिबिलिटीज हैं भी नहीं। यहाँ पर इतनी ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती भी नहीं है जितनी कि आपके ट्रॉपिकल जोन के कंट्रीज में सनलाइट के सोर्सेस इतने ज्यादा हैं, यानी कि सन से मिलने वाली एनर्जी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सूर्य की किरणें ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाले कंट्रीज में सीधी आती, और इन देशों में सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी नहीं आती है। तो यहाँ पर भारत के कंपेयर में अगर यहाँ पर ये लोग सोलर पैनल लगाएंगे तो सौर ऊर्जा जो है वो बहुत कम बनेगी, सोलर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर आ ही नहीं रही है। अब बात आई समझ में? एक दूसरे देशों के में आपस में शेयर करके लगाने का मेन रीजन है क्योंकि ये कॉप जैसे बड़े एक कॉन्फ्रेंस में जाकर सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, हम आपस में मिलकर एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। सिर्फ ये दिखाना इन लोगों का मेन टारगेट है। ये कोई एनर्जी प्रोड्यूस करना, उस एनर्जी का यूज करना, ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इनको इकोनॉमिक फायदा हो। कोयले से बनने वाली एनर्जी ही इनको क्या करेगी, इकोनॉमिक फायदा दिलाएगी। इनको ये बात पता है। अब आई बात समझ में? यहां पर इन देशों का देखो, तुम लोग ना अपनी जैसे सीधे समझ रहे हो इन लोगों को, ठीक है? इन देखो, जैसे आप लोगों को मैंने कोई टारगेट दिया है ना, तो आप लोग सीरियसली लोगे उसको कि मैडम ने ये टारगेट दिया, कंप्लीट हो ना हो, डर तो रहेगा आप लोगों को डांट पड़ने वाली। इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। कॉप जैसे बड़े कॉन्फ्रेंस यही रन कर रहे हैं भैया, इस बात को समझो। यही रन करते हैं, यही देश, यही डेवलप नेशन ही कॉप जैसी पार्टीज बनाते हैं, उसको रन करते हैं, उसमें नियम खुद बनाते हैं। समझ में आया? इनको किसी का डर नहीं है, इनको किसी का प्रेशर नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को व्हाइट वॉश कर रहे हैं, अपनी इमेज क्लियर कर रहे हैं दुनिया के सामने। ये बात आई समझ में? इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आई बात समझ में? इनको एनर्जी प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये पहले जैसे एनर्जी प्रोडक्शन करते थे कोल से, बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं, बिल्कुल वैसा स्मूथली इनका फैक्ट्री चले, इनकी इंडस्ट्रीज चले, है ना, प्रोडक्शन हो, इकोनॉमी इनकी चले, बिल्कुल ये वैसा ही चाहते हैं। बट ये भी चाहते हैं कि जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो तो डेवलपिंग नेशन जब हमारे सामने बैठे तो हम कैसे उन लोगों को बताएं कि हमने क्या क्या किया है, कितने बड़े अचीवमेंट किए हैं। साल भर में हमने ये 2008 से 12 के बीच में टारगेट दिया गया था, इसको पूरा करने के लिए हमने क्या बड़े बड़े काम किए हैं, ये हम अपने। अब ऐसा नहीं होता आप सीनियर हो कॉलेज में, ठीक है, अब जूनियर कोई आया एकदम फ्रेशर है, बेचारे डरे सहमे से हैं, आप एकदम कॉलेज के बारे में उनको बड़ी बड़ी बताओ, हमारे कॉलेज में ये होता है, हमारा तो रोला चलता है, बताओगे नहीं। डेवलप नेशन बिल्कुल ऐसे ही डेवलपिंग नेशन को एड्रेस कर रहे हैं और उनको बताने के लिए, उनके सामने अपनी अचीवमेंट गिनाने के लिए वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। अब आई बात समझ में? ठीक है, ये इस टारगेट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेके चल रहे हैं। 2008 से 12 वाला जो टारगेट है, इस टारगेट का 1% भी फुलफिल ये नहीं करते हैं और इसी वजह से
क्योटो प्रोटोकॉल लगभग जाकर फेल हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता, डेवलप नेशन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो जाता है। अगली कॉप की जब बैठक होती है तो क्योटो प्रोटोकॉल फेल होने का रीजन पूछा जाता है, तो डेवलप नेशन कहते हैं कि हमारे साथ में गलत किया गया। डेवलपिंग नेशन को कोई टारगेट नहीं दिया गया, सारे टारगेट्स हमको दिए गए, ऐसा नहीं चलेगा। अब आगे चल के जो भी एग्रीमेंट्स हो, जो भी प्रोटोकॉल बनाया जाए, उसमें दोनों देशों की भागीदारी हो, तभी जाकर हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये बात कौन कहते हैं? डेवलप नेशन कहते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए आपको सिर्फ बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये लाया गया। इसको ना वो सीरियसली ले रहे हैं ना आप लोग। आई बात समझ में? अब आया क्या है, कैसा है, क्यों इन्होंने अपने देश में नहीं लगाया, दूसरे के देश में लगाया? अपना भाई, आप अपने पे खर्चा करो, आप अपने पे खर्चा करो, जाके पिज्जा खा के आ जाओ, है ना, आपका पेट भर गया। आपको कोई अच्छा आदमी बोलेगा? रोड में चलते हुए किसी, मान लीजिए कि कोई बहुत भूखा है, बहुत दिन से नहीं खाया, उसको आप लेके गए, वीडियो बनाए, अपनी डोमिनोज में बिठा के पेट भर पिज्जा खिलाए, अब दुनिया वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी भी तारीफ हो रही है यहाँ पर। फायदा तो उसको भी दिलाना है ना, फायदा तो उसको भी दिलाना है, ठीक है, दोनों की इमेज अच्छी करनी है, तो दोनों अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की इमेज अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। भाई इंग्लैंड को भी तो जवाब देना है, ये भी तो डेवलप नेशन है, तो वो यूएसए का क्यों मदद करे? भाई यूएसए जो है वो इंग्लैंड में जाकर अगर सोलर पैनल लगाए तो इंग्लैंड क्यों हाँ बोलेगा? क्यों हाँ बोलेगा यूएसए को कि आ लगा ले? उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं। तुम लोगों को मैं कितनी बार बताऊं, इसमें एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी छवि अच्छी करनी है। तो इंग्लैंड बोलेगा भाई तू भी अपने यहाँ पर लगवा, हम दोनों एक दूसरे का भला करते हैं, ये यहाँ पे, हाँ, अपनी छवि अच्छी करनी है, फेमस होना है, नाम अच्छा करना है। आई बात समझ में? एनर्जी से इनको मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इतनी एनर्जी कोई प्रोड्यूस हो नहीं जाती है सोलर पैनल से जिसका ये लोग यूज कर लें, ठीक है। आप इंडिया में ही सोचो, आपके घर में कितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर लेते हो? हाँ, कि पूरा का पूरा आपका एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर सब सोलर पैनल। इंडिया में तो कितनी तेज धूप आती है, एकदम सीधी किरणें आती है, और लगभग पूरे साल हमारे यहाँ पर सोलर जो रेडिएशन है वो आता है, साल भर, इवन बारिश में भी होता है ना। इंडिया के लोग कितना ही सोलर पैनल और कितना सोलर एनर्जी का यूज कर लेते हैं, आप खुद सोचो। इजी नहीं है ये इतना ज़्यादा, ठीक है। और ये देश तो ऐसे देश है जहां पर सूर्य की सीधी किरणें आती भी नहीं है। चलो यहां तक क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्पल दूंगी। चलो ठीक है, एक और यहां पर वर्ड आता है कार्बन फुटप्रिंट। ये देखते हैं क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है ये देखते हैं क्या है। कार्बन फुटप्रिंट जो वर्ड है वो ये बताता है कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर कोई एक व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई एक संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, या पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सरकार कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रही है। पर पर्सन कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, पर व्हीकल कितने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, पर इंस्टीट्यूट कितने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, वही कहलाता है क्या? कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। जैसे कि मैं, एक एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, हर दिन मेरी वजह से, मान लीजिए मैं स्कूटी का यूज करती हूँ इंस्टीट्यूट आने के लिए, तो हर दिन मैं कितने किलोमीटर स्कूटी चला रही हूँ, और उस स्कूटी में कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है मेरे आने और जाने पर, और साथ में मेरे कुछ भी पर्सनल मेरे जो भी काम है उसके लिए मैं कितना उस गाड़ी का प्रयोग कर रही हूँ, और उस गाड़ी से कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। तो पर पर्सन पर डे जितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है वही मेरा क्या कहलाएगा? कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। ऐसे हर एक इंडिविजुअल का अपना कार्बन फुटप्रिंट होगा, हर एक इंस्टीट्यूट का। जैसे ये इंस्टीट्यूट रन हो रही है, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के अपने काम के लिए कितने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, वो इस इंस्टीट्यूट का, दिल्ली आईआईएस का क्या कहलाएगा?
कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। ये बात आई समझ में? तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी व्हीकल के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कितना कार्बन का या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया जा रहा है, वही उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल का, उस इंस्टीट्यूट का या उस सरकार का क्या कहलाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। ये बात आई समझ में? तो इतने आपको याद रखने हैं टर्म्स। कार्बन टैक्स हमने पढ़ा। कार्बन टैक्स क्या है? कार्बन एमिशन करने वाले प्रोडक्ट पर जब टैक्स लगाया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? कार्बन टैक्स कहा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कोई इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट कितना ज्यादा कार्बन या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहा है, वही उसका क्या है? कार्बन फुटप्रिंट है। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है? हाँ, क्लीन एनर्जी के सोर्सेस एक दूसरे देशों में इंप्लीमेंट करने के लिए डेवलप नेशन, जब डेवलप नेशन को चुनता है और वो आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हुए क्लीन एनर्जी के सोर्सेज डेवलप करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। और जब डेवलप नेशन डेवलपिंग नेशन के यहाँ पर क्लीन एनर्जी के सोर्सेज डेवलप करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इतने टर्म समझ में आ गए? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, और क्या पढ़ा? इंप्लीमेंटेशन एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। 2-2 नंबर में ये पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, इसको सिर्फ 2 नंबर के लिए आप लोगों को तैयार रखना है। चलिए, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है? क्योंकि डेवलप नेशन यही कहते हैं कि हम तो अपने स्तर पर बहुत तैयारी कर रहे थे, हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन लेके आए, हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लेके आए, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी लॉस हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है क्योंकि हम लोग कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशन का क्या? भारत हो गया, चाइना हो गया, ये देश तो इतनी बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इनके यहाँ पर तो नई नई फैक्ट्रीज डल रही हैं और ये हमसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। तो ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। हम अकेले मिलकर सारा के सारे विश्व को बचाने का ठेका हमारा नहीं है। ये कहते हैं कौन? डेवलप नेशन। दोनों को बराबर टारगेट अगर दिया जाए तभी जाकर हम कोई प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने ये टारगेट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। ये कहते हैं डेवलप नेशन कॉप की बैठक में। अब आगे क्या होता है? कॉप की अगली बैठक कब होती है ये देखते हैं। तो कॉप की हम लोग सीधा पढ़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट लिखिए कॉप 21 2015 पेरिस, और यहीं पर आया पेरिस एग्रीमेंट। हिंदी में लिखिएगा पेरिस समझौता। क्या हुआ? कुछ डाउट है? किसको? उनके लिए कोई ऐसा सेट टारगेट नहीं था, उनको बस बोला गया था कि आप कम से कम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करो, ज्यादा क्लीन एनर्जी का उपयोग करो, ठीक है, और हेल्प करो डेवलप नेशन को। ऐसा उनके लिए कोई टारगेट नहीं था, इसीलिए तो डेवलप नेशन खुश नहीं थे कि इनको कोई टारगेट नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर आपका कॉप की अगली बैठक हुई पेरिस में, कॉप 21 2015 में, और यहीं पर आया पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता। पेरिस समझौता क्यों आया? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया था, और क्योटो प्रोटोकॉल आने के बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से एक नया एग्रीमेंट, एक नया समझौता तैयार किया गया, जिसे ही कहा गया पेरिस एग्रीमेंट। क्योंकि ये पेरिस में बैठक हुई कॉप 21 की, इसलिए इसका नाम पड़ा पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, अब पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या टारगेट थे ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो एनेक्स 1, एनेक्स 2, 3 वाली कैटेगरी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई, इसमें सभी को एक साथ रखा गया। ठीक है, क्योंकि यही तो डिस्प्यूट था, यही तो डेवलप नेशन के नाखुश होने का मेन रीजन था, क्योंकि इसमें कैटेगरी सेट कर दी गई थी। तो वो जो कैटेगरी रखी गई थी एनेक्स 1 की, 2 की, 3 की, उस कैटेगरी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। किसमें? पेरिस एग्रीमेंट में। अब आप लोग इसके ना टारगेट्स लिख लो, टारगेट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौते के लक्ष्य।
इसमें फर्स्ट लिखना है आपको इसका पहला जो टारगेट था वो ये था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक तापमान है, इसको 2 डिग्री तक कम करना, 2 डिग्री तक कम करना, 2 डिग्री से नीचे करना, सॉरी 2 डिग्री तक नहीं, 2 डिग्री से नीचे करना। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं रखा गया था, नहीं, उसमें जैसे 2008 से 12 दिया गया था, इसमें कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं रखा गया था। ठीक है, अभी भी हम लोग यही टारगेट लेके चल रहे हैं, 2 डिग्री वाला। ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कितने तक लिमिट करना है, 2 डिग्री तक लिमिट करना। ये टारगेट रखा गया था पेरिस एग्रीमेंट में, ये मेन टारगेट था, और अभी भी हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, और कर नहीं पाए हैं अचीव। ठीक है, जो टारगेट पेरिस एग्रीमेंट का था हम तो उसको भी पार करके चले गए। आज ग्रीन हाउस गैस का एमिशन पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे जो था उससे कई गुना ज़्यादा आज हो चुका है। पेरिस एग्रीमेंट का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है हमको टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। और इसका टारगेट ये रखा गया था कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। नेट ज़ीरो टारगेट रखा गया था, नेट ज़ीरो। 2050 तक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 0 हो जाना चाहिए। 2050 तक, सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक नेट ज़ीरो एमिशन होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस का, ये टारगेट था। फिर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था यहां पर, जिसे कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी कंट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी। ये क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? इसमें हर एक देश अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लान तैयार करेगा। हर एक देश, जैसे भारत है, भारत का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक है, यूएसए का क्लाइमेट अलग है, हाँ, तो अब अलग अलग देश जो है वो अपने अपने देश के क्लाइमेट को समझेंगे, वेदर को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लान तैयार करेंगे साल भर का। ठीक है, कि हमारे यहाँ पर एमिशन हम इतना कम करेंगे, हमारे यहाँ पर कार्बन का उपयोग हम इतना लिमिट करेंगे, हम इतनी क्लीन एनर्जी यूज़ करेंगे। तो अपना अपना डेटा हर देश लाकर देगा हर साल का। जैसे ये साल है आपका 2026, तो 2026 का हम लोग क्या तैयार करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे कि 2026 में हम इतना कोल का प्रयोग करेंगे, इतना % एमिशन हम ग्रीन हाउस गैस का करेंगे, इतना % हम यूज़ करेंगे क्लीन एनर्जी का। ये पूरा डेटा हम तैयार करके देंगे, यही कहलाता है आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हर एक देश अपना अपना डेटा देगा कॉप की बैठक में कि हम कितना रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कितना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कितना बढ़ा, ये सारे डेटा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर कैसे बढ़ाया हमने, फॉरेस्ट कवर कितना है, सारे डेटा प्रोवाइड करेंगे, सारे डेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट निकलो, नेक्स्ट टारगेट लिखो, टू मेक स्ट्रॉन्ग एडेप्टेशन। हिंदी में लिखेगा, अडेप्टेशन को क्या कहते हैं, अनुपालन को मजबूत करना, अनुपालन मजबूत करना। ये क्या है, जैसे कि कोई देश जो है वो फ्लड मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ठीक है, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से प्लान, कौन कौन सी स्कीम लेकर आया है। ठीक है, तो ये सारे
चीज़ों को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना अपने देश में, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाकर कॉप में देना। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का विकास, क्षमता का निर्माण। कि हम अपने देश में सोलर एनर्जी के लिए सोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा हम अपने यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, कितना ज़्यादा विंड एनर्जी को डेवलप करने के लिए विंड मिल वगैरह लगा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यही है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का निर्माण करना। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखो आप लोग, ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट फाइनेंस गोल, ऐसा लिखो, क्लाइमेट फाइनेंस गोल। हिंदी में भी लिखो जलवायु फाइनेंस लक्ष्य, हिंदी में लिखेगा जलवायु फाइनेंस लक्ष्य, क्लाइमेट फाइनेंस गोल। अब इसमें क्या रखा गया था, इसमें एक रियायत दी गई थी डेवलपिंग नेशन को। क्या कि ठीक है, हमारी कैटेगरी सेम है, हमारे सामने कोई अलग अलग लक्ष्य नहीं है, हम सबके लिए लक्ष्य एक बराबर है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक फाइनेंस तैयार करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, डेवलप नेशन कुछ पैसे डालेंगे डॉलर्स में, ठीक है, और वो पैसे किसको दिए जाएंगे, डेवलपिंग नेशन को दिए जाएंगे, ताकि आप अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को और क्या कर सको, बूस्ट कर सको। क्योंकि भाई डेवलपिंग नेशन इतने समर्थ तो है नहीं कि अपने यहाँ पर वो क्या कर सके, अलग से सोलर पैनल लगाएं, विंड मिल वगैरह लगाएं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। तो इतने तो ये सक्षम है नहीं, इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो वो फाइनेंशियल हेल्प कौन प्रोवाइड करेंगे, डेवलप्ड नेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक फंड तैयार किया गया, ठीक है, क्लाइमेट फंड जिसे कहा गया, और इस क्लाइमेट फंड में कितने रुपए डाले गए, तो $100 बिलियन इसमें रखे गए, $100 बिलियन इस फंड में रखा गया। ठीक है, और उसी फंड से ये पैसे जो हैं वो किसको डोनेट किए जाते हैं, आवश्यकता के अकॉर्डिंग, जिस देश को आवश्यकता होती है डेवलपिंग नेशन को दिए जाते हैं समय समय पर। ठीक है, अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए। तो ये आपका है पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग पेरिस एग्रीमेंट में। क्या बोल रहे हो, डेवलपिंग नेशन को। ठीक है, चलो, भारत ने अपने लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने अपने लिए भी कुछ टारगेट सेट किया। ठीक है, अब वो टारगेट क्या था, तो भारत ये चाहता था कि 2030 तक, इंडिया का टारगेट ये था, इंडिया ने खुद टारगेट ये सेट किया था कि 2030 तक 40% फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी इंडिया में, सिर्फ 40%। 40% जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत का निर्माण भारत करेगा 2030 तक। 100 में से जो 100% कर रहा था उसको कितने में वो लिमिट करेगा, 40% में लिमिट करेगा। 40% जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का निर्माण भारत जो है वो करेगा, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा 40%। ठीक है, लेकिन अभी क्या भारत अचीव कर पाया है, नहीं। भारत में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ही प्रोड्यूस होती है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड ही होती है। ठीक है, लेकिन ये टारगेट रखा गया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में आपको इतना पढ़ना है, बाकी के आप लोगों को कॉप नहीं पढ़ने हैं। लास्ट कौन सा कॉप हुआ था, कहाँ हुआ था, ये मैं बताती हूँ। उसके बाद इस साल कौन सा कॉप हुआ था ये बता रही हूँ, और अगला कॉप कहाँ होने वाला है वो बता रही हूँ। आप लोग इसको अपडेट करते रहना। ठीक है, जब भी एग्जाम दोगे उस साल वाला कॉप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं कि कॉप 31 कहाँ हुई थी, किस शहर में हुई थी, कब से कब के बीच में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। खासकर कहाँ हुई थी ये तो कई बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए कॉप 29। कॉप 29, कॉप 29 कहाँ हुआ था, तो नवंबर 2024 में हुआ था कॉप 29, 2024, नवंबर 2024 में। और ये हुआ था आपके बाकू, अजरबैजान, ऐसा बाकू, बाकू अजरबैजान में।
इस कॉप का नाम रखा गया था उस टाइम पे फाइनेंस कॉप। इस कॉप का नाम यही रखा गया था, फाइनेंस कॉप। इसको फाइनेंस कॉप कहा गया था क्योंकि इसका मेन फोकस क्लाइमेट फाइनेंस पर था। मेन फोकस इसका क्या था? क्लाइमेट फाइनेंस। कि जो क्लाइमेट फाइनेंस गोल हमने तैयार किया है, उस क्लाइमेट फाइनेंस को और ज्यादा क्या करना है? बूस्ट करना है, और ज्यादा उसको क्या करना है? ब्रॉड करना है। ठीक है, उसमें ज्यादा पैसे जमा होने चाहिए, उस कोष में ज्यादा पैसे जमा होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हेल्प होनी चाहिए डेवलपिंग नेशन को। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉप को क्या नाम दिया गया था? फाइनेंस कॉप नाम दिया गया था, जो कि आपके कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कॉप 30। ये भी नवंबर के आसपास ही होता है। डेट याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट आजकल डेट भी पूछ रहा है भाई, याद रख लेना, रिस्क नहीं लेना, प्रीलिम्स में डेट भी पूछ देता है। ठीक है, नवंबर 2025 में हुआ था। डेट लिख लो, 10 से 21 नवंबर। हुआ कहाँ था ये? बेलेम, ब्राजील। बेलेम, ब्राजील। इसे नेचर कॉप कहा गया था क्योंकि अमेज़न के जंगलों के पास हुआ था ये, इसीलिए इसे क्या कहा गया था? नेचर कॉप कहा गया था। ठीक है, ये जो कॉप था ये पूरी तरीके से फोकस्ड था इम्प्लीमेंटेशन पर। ठीक है, कि जितनी भी बातें पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं की गई, सिर्फ बातें ही की गई। ठीक है, अभी तक जितनी भी कॉप की बैठक हुई थी इसमें हमने सिर्फ बातें की कि हमको 2 डिग्री टेम्परेचर कम रखना है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम रखना है, इतना एमिशन कम करना है, उतना एमिशन कम करना है। अब टाइम है इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो इसीलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन कॉप भी कहा जाता है। नेचर कॉप के साथ साथ इसे इम्प्लीमेंटेशन कॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या बात की गई थी कि जो भी पेरिस समझौते में बातें हुई थी, जो भी शर्तें या टारगेट हमने निर्धारित किए थे, उनको हमको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है 2030 के बाद, 2025 के बाद से। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया था? इम्प्लीमेंटेशन कॉप कहा गया था। साथ में इसमें रोड मैप भी तैयार किया गया था। इस रोड मैप का नाम है बाकू टू बेलेम रोड मैप। लिख रही हूं। बाकू टू बेलेम रोड मैप। और फोकस किस पे था? कि डेवलपिंग नेशन के लिए 2035 तक ह्यूज क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज करना, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको 2035 तक ज्यादा से ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल वित्तीय सहायता देना, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, 2035 तक डेवलपिंग नेशन को क्लाइमेट फंडिंग या क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना, ह्यूज क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना 2035 तक। 2035 तक विकासशील देशों को बड़ा वित्तीय सहायता देना। यही रोड मैप को क्या कहा गया था? बाकू टू बेलेम रोड मैप कहा गया था। अभी मैंने कहा ये ज्यादातर किस पर फोकस था? फाइनेंस पर। ठीक है, ये आपका हुआ रीसेंट वाला कॉप। 31 कॉप कहाँ होगा? टर्की। लिख लिए रहो ये भी, इसको अपडेट कर लेना। इसका डेट अभी फिलहाल तो आया है 9 से 20 नवंबर, बट जब होगा तब एक बार और अपडेट कर लेना, हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो। कॉप 31 9 to 20 नवंबर 2026। आप लोग के एग्जाम से पहले होगा, जो इस साल दोगे, है ना। होगा कहाँ? अंटालिया, टर्की में। यहां पर होगा। ठीक है, कॉप 31। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो उस साल के लिए करंट रहा होगा ना। हाँ हाँ, नहीं रीसेंट वाला पढ़ना आप लोग।
ठीक है, वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है, और वो हर साल का लक्ष्य उसी साल के लिए नहीं रहता, आने वाले कई सालों के लिए रहता है। लेकिन आप लोग रिसेंट वाला पढ़ना, करंट वाला पढ़ना, 31 को पढ़ना इस साल। हाँ, लेकिन ये भी पढ़ना कि 30 वाला कहाँ हुआ था, ये याद होना चाहिए, पिछला याद होना चाहिए, होने वाला कब है ये याद होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जिस साल हुआ है वो याद होना चाहिए। कभी कभी कहाँ होगा ये भी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी याद रहना चाहिए। तो ये था आपका कॉप। ये कॉप किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अभी हम लोग एक कॉप और पढ़ेंगे जब मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी। दोनों को मिक्स नहीं करना, इंटरनेट में खोजोगे कुछ भी सर्च करोगे तो कॉप बस लिख के सर्च नहीं करना, कॉप रिलेटेड क्लाइमेट चेंज लिख के सर्च करोगे। ठीक है, तब आएगा, नहीं तो फिर वो वाला कॉप दिखा देगा, सत्यानाश कर लोगे। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट सेटिंग डालो, ओजोन डिप्लीशन। इजी इजी टॉपिक हम पहले पढ़ रहे हैं आप लोग का, ताकि बेस तैयार हो जाए। ये सब आसान है, बचपन में पढ़ के आए होगे सब। ओजोन क्षरण, ठीक है। अर्थ है आपका, अर्थ के चारों तरफ किसकी लेयर है? गैसों की। उस गैस की लेयर को आप क्या कहते हो? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हो, है ना। और वो वायुमंडल भी कैसे डिवाइडेड है? कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने पार्ट्स में कितने स्फेयर्स हैं? कौन कौन से? अर्थ के सबसे ऊपर वाला कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, हिंदी में इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर है आपका स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। उसके बाद हाँ, मेसोस्फियर, मध्य मंडल। फिर आयनोस्फियर, इसी को थर्मोस्फियर भी कहते हैं, आयन मंडल। फिर बाह्य मंडल, बहिर्मंडल कहते हैं शायद। ठीक है, इतने पार्ट्स में डिवाइड, ये पूरा लाइन से याद होना चाहिए। एक बार किसी तो एग्जाम में पूछा गया था इसका सीक्वेंस नीचे से ऊपर जमाने के लिए। ठीक है, बेसिक बेसिक एकदम आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछता है और रिवीजन नहीं करने के कारण हम फंस जाते हैं। ठीक है, अर्थ के सबसे ऊपर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये मौजूद, याद हो गया ये सबको पूरा सीक्वेंस? सब लोग यस नहीं बोल रहे हैं, मतलब याद नहीं है। एक बार इसको देखो और ऐसे सीक्वेंस याद करो, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, अपने अपने भाषाओं में। नहीं, हाँ, वो डिपेंड करता है पोल और इक्वेटर से। ठीक है, पोल से डिफरेंस आपका 8 किलोमीटर दिखाएगा और इक्वेटर से देखोगे तो 18 किलोमीटर दिखाएगा। पोल और इक्वेटर की वजह से है। अगर पोल से खड़े होके देखोगे तो फिर ट्रोपोस्फियर पास रहेगा तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाएगा, लेकिन वहीं आप इक्वेटर पे चले जाओ तो आपको ट्रोपोस्फियर का डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए वो 18 किलोमीटर दिखाता है।
ठीक है, हो गया। चलो इंग्लिश वाले बोलो, अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे तो इंग्लिश में बोलो, जो इंग्लिश में बोल रहे हो। हिंदी वाले हिंदी में याद रखोगे। ठीक है, हिंदी वाले बोलो। क्षोभ मंडल, ठीक है, याद है ना तुम लोग को? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमको पहले ये देखना है कि ओजोन आखिर है कहाँ पर। ठीक है, कहाँ है ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, देखो आपका ये अर्थ के ऊपर, जैसे आप अभी बाहर निकलो, यहाँ से इंस्टीट्यूट से पूरा बाहर निकल जाओ, बाहर आप जो एरिया देख रहे हो वही क्या है? ट्रोपोस्फीयर वाला एरिया है। ट्रोपोस्फीयर वो हिस्सा है जहाँ पर आपको बादल दिखाई देते हैं, बारिश दिखाई देती है, ठीक है, धूप दिखाई देता है, ठीक है, मतलब सनलाइट प्रॉपर दिखाई देता है। वही एरिया क्या है आपका? ट्रोपोस्फीयर। जहाँ पर हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई देता है वही आपका क्षेत्र है ट्रोपोस्फीयर। जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर एंड होता है वहीं से चालू हो जाता है क्या? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। और ट्रोपोस्फीयर के एंड में और स्ट्रेटोस्फीयर में ही मौजूद है क्या? ओजोन लेयर। ओजोन क्या है? O3 है, ठीक है, गैस है एक। ठीक है, ओजोन लेयर क्या है? गैस की एक परत है, गैस की लेयर है। ठीक है, जो कि कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, अब ये ओजोन क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हाँ, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है वो कैसी लाइट होती है? अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इस अल्ट्रावायलेट रेज से हमको ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन लेयर क्या है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अल्ट्रावायलेट रे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? ए, UVB एंड UVC। 3 टाइप के होते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, UVA, UVB और UVC। UVA का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, UVA का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। बातें नहीं करो आप लोग। सबसे ज्यादा किसका होता है वेवलेंथ? UVA का। और जैसे जैसे UVA से आप UVC की तरफ नीचे आते हो वेवलेंथ क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तरंग दैर्ध्य कम होने लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब वेवलेंथ अगर इसका ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं और ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य हमेशा आवृत्ति के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब जब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति हमेशा क्या होगी? कम होगी। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। ठीक है, तो मैं कह रही हूं कि UVA का क्या है? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगा। ये याद रखना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका? UVA का, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? UVC की। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सनलाइट आएगी तो उससे ये तीनों ही टाइप के रेज निकलेंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज है, इनमें ये तीनों मौजूद हैं। ठीक है, यहां पर ये ओजोन गैस मौजूद है, मान लीजिए। ठीक है, ये अर्थ है, आप यहां खड़े हो, सनलाइट यहां से आएगी, सनलाइट में मौजूद है अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज कैसी है? शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ? वैसे तो शॉर्ट वेवलेंथ है, बट इन शॉर्ट वेवलेंथ में भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका बताया मैंने? UVA का। लेकिन ओवरऑल UV जो लाइट होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जब ये UVA, UVB, UVC अर्थ में पहुंचती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए। ठीक है, खास करके इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है UVC।
यूवीसी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस। लेकिन यूवीसी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बट वेवलेंथ कम। वेवलेंथ इसका इतना कम होता है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर से ही बाहर चला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर नहीं आता है ये, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ओजोन तक ये नहीं आता है, वहीं से ये क्या हो जाता, ओजोन तक आता है लेकिन उसको पार नहीं कर पाता है, ये क्या हो जाता है, वहीं से वापस चला जाता है, बाहर हो जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, ये ज्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल कर पाएगा, ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यूवी सी हो गया। फिर यूवी बी जैसे आई, तो यूवी बी जो है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, सी से थोड़ा कम हार्मफुल है, बट यूवी बी भी क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। ये यूवी बी को ही रोकने का काम करता है कौन, ओजोन। इस यूवी बी से ही हमको प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, ठीक है। और यूवी बी ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर यूवी बी डायरेक्ट ओजोन ना हो या ओजोन पतला हो जाए, ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो जाए और यूवी बी अगर डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचे तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके स्किन में कैंसर कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अनुवांशिकी से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा स्किन कैंसर कर सकता है, आंखों में कैंसर कर सकता है, मोतियाबिंद होता है, बहुत टाइप की इनफर्टिलिटी, ठीक है, बांझपन जिसे कहते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं किसकी वजह से, यूवी बी रेज की वजह से। बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। स्किन इरिटेशन तो करेगा ही करेगा। इसी यूवी बी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, हाँ हाँ, लगाते कि नहीं लगाते तुम लोग, तो लगाओ, महंगा आता है, सस्ता वाला असर नहीं करता, ठीक है। तो ये जो यूवी बी है यही क्या करता है, स्किन इरिटेशन, स्किन कैंसर, इसके हार्मफुल इफेक्ट आते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, तो ये लिख लेना, ठीक है। स्किन कैंसर 2 नंबर 4 नंबर में पूछ देता है, ठीक है, कि यूवी बी के या फिर यूवी लाइट के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है, ठीक है। स्किन इरिटेशन लिखना, त्वचा में जलन या खुजली। इसके अलावा स्किन कैंसर, त्वचा से संबंधित कैंसर, इनफर्टिलिटी, बांझपन। इसके अलावा लिखना मोतियाबिंद, और क्या लिखोगे, आंखों में कैंसर होता है, आई कैंसर। इसके अलावा लिखना जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिकी संबंधी बीमारियां। इतनी सारी परेशानी हो सकती है अगर यूवीबी डायरेक्ट आप तक आए तो, ठीक है। त्वचा में खुजली, रेडनेस हो सकता है। अभी ये जो इतना तेज सनलाइट है ना, 12 बजे के बाद निकलो और 1 घंटा खड़े हो जाओ वहां पे, है ना, लाल हो जाओगे पूरे। वो रेडनेस किसकी वजह से होता है, यूवी लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये जो यूवी लाइट है, यूवी बी लाइट है, यही सबसे ज्यादा खतरनाक यूवीसी है। बट यूवीसी से हमको डरना ही नहीं है, इससे ओजोन प्रोटेक्ट नहीं करी क्योंकि ये तो पहुंच ही नहीं रही है इतनी दूर, ठीक है। तो यूवीसी वैसे सबसे डेंजरस है बट ये नहीं पहुंच, तो इसका डर नहीं है हमको। डर किसका है, यूवी बी का। और इसी यूवी बी से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में सब लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, इंडिया में ही नहीं, जहां भी सनलाइट डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो यूवी बी से ही प्रोटेक्ट करता है हमको ओजोन। अब यूवी ए के बारे में बात कर लेते हैं। यूवी ए जो है ये इतना हानिकारक नहीं होता, ठीक है। अगर आप 12 बजे से पहले के धूप में निकलो, ठीक है, जो कि ज्यादातर यूवी ए होगा, ठीक है। ये यूवी ए जो है वो स्किन के लिए विटामिन डी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। विटामिन डी प्रोवाइड करने का काम करता है यूवी ए, जो कि आपके स्किन के लेयर्स तक पहुंच जाता है, डर्मिस, एपिडर्मिस, ऐसे स्किन के जो लेयर्स हैं वहां अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। कौन, यूवी ए। और यूवी ए जो है वो आपके लिए हानिकारक इतना नहीं होता। हाँ, हमेशा एकदम ही ज्यादा सन एक्सपोजर में रहो, दिन भर ही कांटेक्ट में रहो सन के, ठीक है। 12 बजे के बाद 12 से 4 वाला जो धूप होता है काफी तेज होता है। अब आप उसी टाइम पे एकदम निकलो कि यूवी ए को मेरे को टेस्ट करना है हार्मफुल है कि नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, वो भी हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन यूवी बी के कंपेयर में कम होता है, बहुत कम होता है। अगर लिमिट मात्रा में यूवी ए आपकी बॉडी पर पड़ता है तो ये विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है और ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो मेन हमको किससे बचना है, यूवी बी से बचना है। और इसी से बचाता कौन है, ओजोन।
जो कि कहां पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर नहीं लिखना है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में भी जो ओजोन होगा, अब ये ओजोन कैसे बन सकता है ट्रोपोस्फीयर में? बहुत सारे अलग अलग रीजन से। अगर पोल्यूशन बढ़ जाए, ठीक है, स्मॉग, स्मॉग मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं जिसे। ठीक है, उसकी वजह से भी ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ये ओजोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर में ओजोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? पोल्यूशन के कारण, पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन की वजह से ओजोन का जब निर्माण होता है कहां पर? ट्रोपोस्फियर में। तो ये ट्रोपोस्फियर का ओजोन क्या कहलाता है? बैड ओजोन कहलाता है, बैड ओजोन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन, ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके लिए अच्छा है, बट ऑक्सीजन का ही ये क्या है? रूप है एक, ओजोन। ठीक है, O3। लेकिन अगर आप इसको इनहेल कर लो तो क्या होगा? अगर इसको सांस के रूप में ओजोन को अंदर ले लो तो क्या होगा? ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा करता है। ठीक है, विषाक्तता उत्पन्न करता है शरीर के अंदर। कौन? ओजोन। और इसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि श्वसन जो नलिका है, वो क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकता है। किसकी वजह से? ओजोन की वजह से। तो ऐसा ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है, वो कैसा ओजोन है? बैड ओजोन है। और ट्रोपोस्फियर का ओजोन बैड ओजोन है। ट्रोपोस्फियर में नेचुरली ओजोन नहीं पाया जाता, प्राकृतिक रूप से ओजोन सिर्फ कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में। ट्रोपोस्फियर में नहीं। अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आए कि इनमें से कौन से स्फीयर में आपका ओजोन पाया जाएगा, तो हमेशा टिक क्या लगाओगे? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ट्रोपोस्फियर नहीं लगाना है। ट्रोपोस्फियर में मैनमेड रीजन की वजह से क्या बनता है? ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, मानवीय कारण की वजह से। जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होना, व्हीकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, डस्ट पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग की घटना होती है। पढ़ाऊंगी क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग इसके बाद। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या बनता है? ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ये ओजोन क्या होता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर आप इसे इनहेल कर लेते हो, सांस के रूप में इसे अपने शरीर के अंदर लेते हो, तो ये आपके श्वसन नलिका को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, लंग्स डैमेज कर सकता है। ठीक है, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? बैड ओजोन कह रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर के ओजोन को क्या कहते हैं? बैड ओजोन। गुड ओजोन किसको कहेंगे? स्ट्रेटोस्फियर के ओजोन को कहते हैं गुड ओजोन। एक बार मेंस में पूछा गया है ये 2 नंबर में, गुड एंड बैड ओजोन क्या है? मेंस में आया हुआ सवाल है, 2 नंबर में पूछा गया है। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, बट है PYQ में। गुड एंड बैड ओजोन, खराब एवं अच्छा ओजोन क्या है? ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में मानवीय कारण के वजह से निर्मित ओजोन को क्या कहेंगे? बैड ओजोन कहेंगे, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। और आपका गुड ओजोन क्या है? स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद ओजोन, जो कि नेचुरली फॉर्म होता है, और ये क्या करता है? यूवीबी को क्या करता है? अर्थ में आने से रोकता है, यूवीबी से प्रोटेक्ट करता है हमको, इसीलिए ये क्या है? गुड ओजोन है। तो गुड और बैड ओजोन लिख लोगे? ठीक है, ये आप लोग लिखना, लिख लो इसको। एक्सप्लेन गुड एंड बैड ओजोन, खराब तथा अच्छे ओजोन को समझाइए, ये लिख के दिखाना 2 नंबर में। 2 नंबर में कितने लाइन लिखोगे? हाँ, ठीक है। हिंदी में खराब तथा अच्छे ओजोन को समझाइए। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
हमने किस पर बात कर ली, गुड और बैड ओजोन पर। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, एक बैच में मैं ऐसा पढ़ाई थी तो बच्चों को ये भ्रम हो गया था कि उन लोगों को लगा था कि मैंने ट्रोपोस्फियर में ओजोन बताया है। ट्रोपोस्फियर में ओजोन नहीं है, मैंने ये नहीं बताया आप लोग को। मैंने क्या बताया है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है। लेकिन ऐसा ओजोन जो मानवीय कारण से बन रहा है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से बन रहा है, ऐसा ओजोन बैड ओजोन है और जो कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। ये क्लियर रखना, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ओजोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, ज्यादातर स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। तो ओजोन लेयर का 90% जो भाग होता है, 90% भाग होता है, ये स्ट्रेटोस्फियर में 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। 15 to 30 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है 90% ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे वाले परत में, लोअर लेयर। हाँ, 15 to 30 किलोमीटर, 30 90% ओजोन स्ट्रेटोस्फियर के लोअर लेयर में 15 to 30 किलोमीटर फैला होता है। निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर तक समताप मंडल में फैला होता है 90% ओजोन। ओजोन क्या कहलाता है, अम्ब्रेला फॉर अर्थ कहलाता है। ओजोन लेयर को अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहलाता है ओजोन लेयर। अच्छा, लेकिन यूवीसी जो है ना, ये अच्छा भी है हमारे लिए। हमारे लिए ये क्यों अच्छा है, नहीं, यूवीसी ओजोन का फॉर्मेशन करता है। हमारे स्ट्रेटोस्फियर में यूवीसी अगर नहीं आएगा तो ओजोन लेयर पतली होने लगेगी। ओजोन लेयर के ही फॉर्मेशन का काम कौन करता है, ये सन से आने वाली यूवीसी रेज करती हैं। तो ओजोन के फॉर्मेशन में भी किसका कंट्रीब्यूशन है, यूवीसी का योगदान है बहुत बड़ा। ये कैसे करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है इसको ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है एटम में, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ओजोन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है किसकी, यूवीसी रेज की। जहां पर यूवीसी रेज प्रॉपर नहीं पहुंचेगा वहां पर ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। तो ओजोन के फॉर्मेशन में किसका बहुत बड़ा योगदान है, यूवीसी रेज का, ये याद रखना। हाँ, यूवीसी, हाँ, नहीं, क्लोरीन तो ब्रेक करेगा किसको, ओजोन को, और ओजोन को वो ब्रेक करके वो अलग है, सीएफसी वगैरह पढ़ाऊंगी तो वो अलग है। इसमें क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है, ओजोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। ओजोन को कौन ब्रेक करता है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल बनाता है, उसके बाद फिर वो चेन रिएक्शन करके ओजोन को ब्रेक करता है, वो अलग है, ठीक है। यहां पर मैं ये बता रही हूँ कि ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वो एटम में ब्रेक करता है, ऑक्सीजन के एटम में, और एक एक ऑक्सीजन एटम फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर ओजोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ओजोन के निर्माण में किसकी भूमिका है, यूवीसी की। यूवीसी अगर नहीं होगा तो ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, पतली होती जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, यूवीसी सबसे ज्यादा हार्मफुल, उससे कम हार्मफुल क्या है, यूवीबी, और सबसे कम हार्मफुल है यूवीए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, यूवीए का, फिर यूवीबी का, और फिर यूवीसी का। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, यूवीसी की, फिर यूवीबी और फिर यूवीए, ठीक है। हम तक कौन नहीं पहुंच पाता, यूवीसी, ठीक है। यूवीबी पहुंच सकता है लेकिन इसको रोकता कौन है, ओजोन रोकता है, और यूवीए तो पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि यूवीसी ही किसका निर्माण करता है, ओजोन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है ऑक्सीजन एटम में, और ऑक्सीजन एटम अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर क्या फॉर्म कर लेते हैं, ओजोन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है यूवीसी का। इतनी चीजें याद रखिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये नहीं
आप लोगों ने कभी न्यूज़ वगैरह पढ़ा होगा या कभी कोई वीडियो देखी होगी तो ये चीज़ सुनी होगी कि पोलर एरियाज जो है वहाँ पर ओजोन जो है वो ज़्यादा पतली है, सुने होंगे। ओजोन होल हो गया है, ये भी पहली बार कहाँ पता चला था? अंटार्कटिका में, ठीक है, पोल में पता चला था, साउथ पोल में, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ था? और अभी भी अगर हम देखें ना ओजोन के कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पर इक्वेटर में और इक्वेटर के आसपास ओजोन का कंसंट्रेशन अच्छा खासा मिलेगा, बट पोल में ओजोन कम है अभी भी। क्यों? हाँ, सनलाइट जो है वो सीधी नहीं पहुंचती है पोल में, सीधी क्या, बहुत कम पहुंचती है, बहुत लंबे टाइम तक तो वहां पर क्या रहता है, सनलाइट पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो यूवीसी नहीं पहुंचेगा, यूवीसी नहीं होगा तो क्या ओजोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर कंपेयर करें हम दूसरे रीजन की, तो पोलर रीजन में क्या होता है, ओजोन हमेशा पतला रहता है। और जब जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन लोगों ने रिसर्च करने कहाँ गए थे? अंटार्कटिका गए थे। तो वहीं पर उन्होंने पहली बार देखा कि ओजोन लेयर में होल हो गई है। होल मतलब ऐसा कोई ओजोन लेयर है उसमें ऐसा छेद हो गया, ऐसा नहीं है। ओजोन होल हम उसको किसको कहते हैं? ओजोन गैस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसी को ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन परत में छिद्र कहा जाता है, ऐसा छेद नहीं होता, ठीक है। ओजोन होल एक शब्द है। वो ओजोन होल शब्द क्यों दिया जाता है? कि ओजोन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि ओजोन गैस की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसी को हम ओजोन होल कहते हैं। और पहली बार ओजोन होल कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में। कब देखा गया था? 1985 में, 1985 में 85। देखो, सबसे पहले तो 1840 में ओजोन नाम के मॉलिक्यूल की पहचान हुई थी। इससे पहले ओजोन नाम का कोई मॉलिक्यूल है ये लोग जानते ही नहीं थे। कब? 1840 में ओजोन डिस्कवर किया गया था। ओजोन को पहली बार खोजा गया था कि हाँ, एक ओजोन नाम का भी कोई मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, 1940 में पहली बार। और स्ट्रेटोस्फीयर की पहचान भी लगभग 1900 के आसपास हुई थी। 1900 के आसपास पहली बार स्ट्रेटोस्फीयर की पहचान हुई थी कि पृथ्वी के चारों तरफ एक स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल नाम का इस नाम का कोई स्फीयर है, एक घेरा है, जहां पर क्या पाया जाता है? ये ओजोन पाया जाता है। ये कब खोजा गया? पहली बार 1900 में। 1840 में ओजोन की डिस्कवरी हुई और 1900 में ये खोजा गया कि पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा है जिसका नाम है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, और यहीं पर ये ओजोन जो है वो पाई जाती है। इतना क्लियर है ना? ओजोन की डिस्कवरी 1840, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ये कब पता चला? 1900 के आसपास, ठीक है। अब इस टाइम पे 1985 के आसपास में साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए गए हुए थे अंटार्कटिका। वहां पर उन्होंने देखा कि ओजोन में क्या हो रहा है? होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड फिर इन्होंने क्या किया? बातचीत की कि भाई ओजोन में होल हो रहा है, मतलब ये तो हमारे लिए खतरनाक है। अब यूवीबी हमारे तक पहुंच जाएगी, यूवीबी पहुंचने लगेगी तो फिर क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां होंगी, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हम सब के लिए हार्मफुल है, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, फिर से कॉन्वेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1985 में ही एक कॉन्वेंशन हुआ ओजोन से रिलेटेड जिसका नाम है वेना कॉन्वेंशन। वेना कॉन्वेंशन, वेना कॉन्वेंशन हुआ ऑस्ट्रिया के वेना में। वेना सिटी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया। वेना कॉन्वेंशन हुआ। वेना कॉन्वेंशन में क्या बातें की गई कि हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो क्या होते जा रहा है? पतला होते जा रहा है। और इस ओजोन यानी कि ओजोन होल हो रहा है। ओजोन होल को फिल करने के लिए
हमको क्या करना होगा, कुछ कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे। तब पहली बार ये देखा गया कि ओजोन होल करने के लिए आखिर कौन सी गैस जिम्मेदार है, ऐसी कौन सी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन जो है वो पतला हो रहा है, ये पहली बार खोजा गया। तो ये पाया गया कि CFC का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या है CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी के उत्सर्जन से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि ओजोन गैस का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। अब ये कैसे ओजोन गैस का क्षरण करता है देखते हैं। ये लिखे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। CFC का ही एक हम लोग ले लेते हैं दूसरा कंपाउंड CF2Cl2, ये भी CFC ही है, ठीक है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CF2Cl2। CF2Cl2 इस पर जब सनलाइट पड़ती है तब ये क्या बनाता है, इस पर पड़ी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और जैसे ही CF2Cl2, ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे, जो आपके एयर कंडीशनर्स होते थे, उनमें इसी CFC गैस का यूज़ होता था, ठीक है। CFC गैस, जैसे आपने ये आपका AC चल रहा है, AC चलेगा तो इसमें से कौन सी गैस एमिट होगी, CFC गैस एमिट होगी। यही CFC गैस कहाँ जाएगी, आपके वायुमंडल में जाएगी। वायुमंडल के कौन से वाले भाग में जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या मौजूद है, ओजोन मौजूद है, तो वहां पर ये रिएक्शन करेगी जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ से एमिट हुई और चली गई ये CFC कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या गया, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सनलाइट इस पर पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसमें होता है ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, इसे कहते हैं प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय अपघटन होता है। प्रकाशीय अपघटन से क्या होता है, ये क्या बना लेता है, CF2Cl प्लस क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बना देता है, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, प्रकाशीय अपघटन, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल बना लेता है क्लोरीन का। अब ये क्लोरीन जो है, इसका ये जो फ्री रेडिकल है, ये ओजोन से रिएक्शन करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन किससे रिएक्शन करता है, ओजोन से रिएक्शन करता है, और ओजोन से रिएक्शन करके ये ओजोन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, इसमें। एक ओजोन का मॉलिक्यूल था, वो किसमें ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन और साथ में क्लोरीन मोनोऑक्साइड में, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में ब्रेक कर दिया। ये क्या है आपका, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रुकता नहीं है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से दूसरे ओजोन से रिएक्शन करता है, ये फिर दूसरे ओजोन से रिएक्शन करता है, और दूसरे ओजोन से रिएक्शन करके ये फिर से क्या बना लेता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना लेता है, 2O2 बनाएगा, और फिर से क्या बन गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। फिर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे Cl2 लिखा गया है, क्या ये Cl है ना, ये Cl किससे रिएक्शन करेगा, फिर से ओजोन से, और क्या बनाएगा, O2 प्लस ClO। फिर से ये ClO क्या करेगा, और ओजोन से रिएक्शन करेगा, इस ओजोन को फिर किस में तोड़ देगा, ऑक्सीजन में, और क्या बना लेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। फिर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये चलते रहता है रिएक्शन, चेन रिएक्शन है ये, चेन रिएक्शन। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल लाखों मॉलिक्यूल तोड़ सकता है ओजोन के, लाखों मॉलिक्यूल, कई लाख मॉलिक्यूल तोड़ सकता है। लगभग ऐसा कहा जाता है 20 लाख ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक करता है ये, 20 लाख ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक करता है एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल। 20 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और कितने टाइम तक तोड़ता है, तो ये लगभग 60 to 100 ईयर्स तक रहता है। ये जो क्लोरीन एक बार चला गया, यहाँ से निकला AC से, ऊपर गया,
ऊपर ये कितने टाइम तक रहेगा, तो 60 से 100 साल तक। ये एक क्लोरीन 60 से 100 साल तक एटमॉस्फेयर में वैसा ही बना रहता है। और इतने टाइम तक ये क्या काम करेगा, ओजोन को तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि एक बार ये चालू हुआ तो फिर ये रुकता नहीं है, फिर ये इसके सामने में जितने ओजोन आते हैं उनको ब्रेक करते जाता है, ब्रेक करते जाता है, तोड़ते ही जाएगा। ये पूरा रिएक्शन चेन रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन समझ आया क्या, नहीं आया? एक बार और देखो, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है, टाइप ऑफ CFC, CFC है, ठीक है। ये CFC आपने एमिट की, AC चलाया, रेफ्रिजरेटर यूज किया, ये चला गया कहाँ, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। वहां पर इसके ऊपर क्या पड़ा, सनलाइट, और इसमें क्या चालू हो गया, इसका डिकम्पोजिशन, यानी कि अपघटन चालू हुआ। कैसा अपघटन, लाइट के प्रेजेंस में आपका प्रकाशी, ऑप्टिकल, ठीक है। फिर ये क्या बना लिया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना लिया। ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन है, ये किससे रिएक्शन किया, ओजोन से। ओजोन से रिएक्शन करके क्या बनाया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, फिर से फ्री रेडिकल बना लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर किससे रिएक्शन किया, ओजोन से। और इसी तरीके से ये रिएक्शन क्या रही, कंटिन्यू चलती रही, लगभग कितने सालों तक, 60 से 100 सालों तक, ठीक है। और कितने लाख ओजोन को तोड़ती रही, लगभग 20 लाख। एक क्लोरीन लगभग 20 लाख ओजोन को तोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से CFC गैस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है ओजोन के लिए। ये बात किसमें की गई, वीना कॉन्वेंशन में। वीना कॉन्वेंशन में पहली बार ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा ओजोन होल होने के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो गैस कौन सी है, CFC गैस है। और इस गैस का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है किसमें, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, आपके एयर कंडीशनर हैं, कभी कभी फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से इसका जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है।